नमस्कार दोस्तों, हम निकल चुके हैं हमारी पहली सोलो ट्रिप उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए। हम नरवाना से निकलकर कैथल पहुंच चुके हैं। यहां तक पहुंचने में हम बारिश की वजह से 3-4 बार रुक भी चुके थे और बारिश इतनी कि चलो तो भीग रहे थे, रुको तो ऐसा लगता था कहाँ है बारिश। ऐसे ही चलते हम कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। सबसे पहले मैं वहां पे एक रेनकोट लेता हूँ। उसके बाद मैं अपना आगे का सफर जारी करता हूँ। उसके बाद मैं यमुनानगर बाईपास पर जाकर 10 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। उसके बाद कहीं भी रेस्ट नहीं होता है और हम सफर को एंजॉय करते हुए, ऐसे नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंचते हैं उत्तराखंड के कस्बे हरबतपुर में, जहां पे शाम के 4 बज चुके थे और 4 बजे हम चाय के साथ इस डिश का आनंद लेते हैं। हम पहुंच गए हरबतपुर 4 बज गए। अभी भी हमारा 150 किलोमीटर का सफर बाकी था। पहाड़ों में 150 किलोमीटर का मतलब है कि अगर आप 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल पाते हैं तो अभी भी हमें 6 घंटे लगने वाले थे। हम समय की कमी को देखते हुए, ऐसे नज़ारों को देखते हुए अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ऐसी घुमावदार सड़कें, ऐसे खेत हमारे हृदय को मोह रहे थे। कहीं पर टूटी हुई सड़कें थी, कहीं पर साफ सड़कें, कहीं ऐसे मोड़। हम ऐसे रास्तों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, कुछ ऐसे ही नज़ारे हमें रुकने को मजबूर भी कर रहे थे। फिर जैसे जैसे आप उत्तराखंड में आगे बढ़ेंगे, इसी तरह की शांत घाटियां आपको बार बार रुकने को मजबूर करती हैं। इन्हीं घाटियों का नज़ारे लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हाइड्रो डैम है, हाइड्रो पावर प्लांट है, सॉरी। और एक चीज़ जो बहुत बुरी लगी वो आप खुद देखिए। हमने जो इंसानों ने जो कचरा फैला रखा है ना, देखिए कैसे प्लांट के ऊपर आके इकट्ठा हुआ है। ये कचरे का ढेर है, बोतल, वेस्टेज, मतलब हमने बुरा हाल कर दिया नेचर का। आप देख सकते हैं ये कचरे की बोतलें, इंसान ने कितना बुरा हाल कर दिया। फिर ऐसे नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सफ़र अभी भी हमारा काफ़ी लंबा बाकी था, तो हमने निश्चय लिया कि हम एक बार खाना खा लेते हैं, क्योंकि अंधेरा हो चला था। और बोला जाता है कि पहाड़ों में रात को सफ़र नहीं करना चाहिए। आप खुद देखते हैं, रात को आपको कोई भी व्हीकल नहीं मिलता। अगर रात को कुछ भी होता है सड़क पे तो कोई भी हेल्प आपको नहीं मिल पाती। इसीलिए कहा जाता है रात को पहाड़ों में सफ़र नहीं करना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। पहला दिन था जब अपनी यात्रा का, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहला दिन थोड़ा सा लंबी जर्नी रही, लगभग 350 किलोमीटर हमने आज ट्रैवल किया है। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास हम लोग निकले थे नरवाना से। निकलते ही बारिश का सामना करना पड़ा और लगभग 40-45 किलोमीटर ट्रैवल करने में मेरे को 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। और कुरुक्षेत्र अपने से लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है। 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में मेरे को 4 से 5 घंटे लग गए। वहाँ पे कुरुक्षेत्र पहुँचने के बाद मैंने तुरंत सबसे पहले तो रेनकोट लिया मैंने। जो बैग थे, बैग के साथ एक वाटरप्रूफ पॉलीथीन बैग में ही दिया होता है। मैंने दोनों बैग उससे ढक रखे थे और एक तिरपाल था, उससे ऊपर मैं खुद ओढ़े हुए था। तो कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद तिरपाल में बार बार भीग रहा था, पूरे कपड़े भीग ही गए थे। फिर मैंने रेनकोट लेना उचित समझा, तो रेनकोट लिया वहाँ पे। रेनकोट लेने के बाद तिरपाल को मैंने बैगों पे ढक दिया और फिर उसके बाद थोड़ा सा फास्ट हुआ सफ़र। उससे पहले बहुत टाइम ख़राब हुआ। लगभग जो सफ़र 9 घंटे में तय होना था, उसको लगभग 13 घंटे लग गए अपने तय करने में। और जो पूरा भीग ही चुका था मैं, लगभग आधे दिन में 1-2 बजे तक तो बारिश ही चल रही थी, जब तक मैंने उत्तराखंड में एंट्री नहीं की। अपना हरियाणा में, यूपी में पूरी बारिश थी। यमुनानगर तक तो पूरा भीग रहा था मैं। उसके बाद ऐसे ही चलते चलते जितना भी सूखा, अंडर गारमेंट तक भी गीले हो चुके थे। और मैं यही सोच रहा था कि रूम में जाके अंडर गारमेंट चेंज करूँगा, लेकिन जो हाल रूम में पहुंच के मेरा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूं कि जिस बैग को मैं वाटरप्रूफ समझ रहा था, उस बैग ने क्या हाल किया था मेरे पास। देखिए, मैं पहले आपको हाल दिखाता हूं।
ये मेरे गैजेट्स सब भीग चुका है बिल्कुल। मेरे कार्ड्स वगैरह, मेरे जो पावर बैंक है, मोबाइल है, चार्जर है, घड़ी है, सारे मेरे डेबिट कार्ड्स, बुक्स वगैरह जो भी मेरे पास थी। मेरे कपड़े देखिए सारे, जो गर्म कपड़े मैं सोच के लेके आया था, गर्म कपड़े सारे भीगे हुए हैं। और लोअर, टी शर्ट्स, जीन्स अब 2-2 दिन सूखने वाली नहीं है। और बुरा हाल तो ये है कि सोच रहा था कि चेंज करके सोऊंगा, चेंज करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो अब इसको क्या बोलेंगे देखते हैं। इसीलिए ज़्यादा प्लानिंग करके नहीं चलना चाहिए, जो भी है एडजस्ट कर लेना चाहिए। हाँ, रूम बढ़िया मिल गया। गढ़वाल मंडल का गेस्ट हाउस है। रूम लगभग 2,500-3 हज़ार का है यहाँ पे, लेकिन मैंने डॉर्मेट्री बुक कर ली। मेरे को पता कि डॉर्मेट्री में कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 350 रुपये में डॉर्मेट्री बुक कर ली है। और ये 10 बेड 350 रुपये में मिल गए हैं। नहीं तो एक रूम के मेरे को 2,500-3 हज़ार रुपये पे करने पड़ते। अब मैं 3,500 हज़ार में 2 बंदों का एक रूम मिलता, कहाँ 350 रुपये में मैंने 10 बेड ले लिए और कपड़े सुखाने की जगह ले ली। तो आज 350 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचे हैं नरवाना से बारकोट। यहाँ से यमुनोत्री रह गया है 45 किलोमीटर। सुबह यहाँ से हम यमुनोत्री के लिए निकलेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम पहुँचे हैं बारकोट। रात हम यहीं पर रुके थे। गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो सरकारी गेस्ट हाउस है उसकी डॉर्मेट्री में हम रुके थे। और अभी सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं और हम यमुनोत्री के लिए निकल रहे हैं। यमुनोत्री यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है, जिसके 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद आगे 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जिसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे का टाइम आगे लगेगा। और वापसी आने में लगभग आज 10 घंटे का शेड्यूल है। तो अब बाइक पे हमने अपना लगेज पैक कर लिया और बाइक को थोड़ा स्टार्ट करके थोड़ा बाइक को गर्म करते हैं। और ये लगेज हमारा तैयार हो गया। देखो बाइक पे लगेज पैक है। आज लगेज को अच्छी तरीके से बांध लिया। एक ही बैग में लेके जा रहा हूँ, दूसरा बैग कपड़े जो गीले थे वो वहीं पे रूम में सुखा दिए। तो एक बैग ज़्यादा लगेज नहीं है, क्योंकि ट्रैकिंग भी करनी है। तो एक बैग सीधा टांग के आराम से ट्रैकिंग भी कर पाएंगे। तो बाइक तैयार है। आगे जहाँ भी पेट्रोल पंप मिलता है पेट्रोल डलवाते हैं और चलते हैं। दोस्तों, जब भी हिली एरिया में जाते हैं तो कई बार ये बोला जाता है कि बाइक का सामान लेके जाओ। देखो अभी मैं ये लेके आया था साथ में। देखो मेरे को क्या काम आ गया अभी से। ये फ़ायदे होते हैं हिल एरिया में हो तो। देखो बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी यहाँ से अगर हमारे पास ये था तो यहाँ से स्पीड कंट्रोल कर पाएंगे। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं। थोड़ा सा ऑपरेटर साथ में लेके चलेंगे तो इसको आप करते हैं फिक्स। जो स्पीड एकदम ज़्यादा, इसकी वायर को ठीक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो दोस्तों, समस्या समाधान हो गया। बाइक की स्पीड हो गई है कम। तो इस तरीके से आप स्पीड को एडजस्ट करते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो एकदम नॉर्मल स्पीड कर दिया। तो इसलिए प्लास पेचकस वगैरह यूज़ पर जाती है। और अभी हम निकल लिए यमुनोत्री तरफ और नज़ारे आपको एक बार दिखा देते हैं कैसे नज़ारों से हमारा स्वागत हो रहा है यमुनोत्री धाम की ओर। तो इन्हीं नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिली एरिया में लैंडस्लाइड हो जाती है और जहाँ रास्ता कम होता है वहाँ ये नज़ारा बहुत बार देखने को मिलता है। इस तरीके से गाड़ी देखिए स्टार्ट निकालती है। अभी हम तो निकले थे। बाइक का ये तो फ़ायदा
नहीं है और बड़ी गाड़ी नहीं है, हमारी ये छोटी गाड़ी है। ये फ़ायदा होता है दोस्तों बाइक का। दोस्तों कौन सी जगह अंकल जी? हम ठाकुर हैं। नहीं, ये जगह कौन सी है? ये उजरी है। ओजरी। ओजरी में है अभी, और अंकल जी मिल गए मेरे को। जानकी चट्टी तक हमारे साथ जाएंगे। पीछे बैग था तो अंकल जी बोले कि मैं बैग ले लूँगा आपका, तो एक साथी भी मिल गया मेरे को अंकल जी से बातें करते हुए। अब जानकी चट्टी तक चलेंगे। क्या नाम है अंकल जी? भरत सिंह। भरत सिंह जी है, और इनके वहाँ पे घोड़े हैं यमुनोत्री में, चढ़ाई के लिए घोड़े जो लेके जाते हैं उनका काम है, तो साथ साथ वहीं पर चलेंगे। और हमें एक साथी भी मिल गया साथ में। तो दोस्तों चढ़ाई शुरू हो गई है और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी टाइम पे पहुंच रहे हैं तो कंटिन्यू चलेंगे। जय माता रानी की। जय माता रानी की। हमारे साथ उनियाल जी, क्या नाम बताया आपने? ललित उनियाल। ललित उनियाल जी है, यमुनोत्री गांव से, जो यमुनोत्री मंदिर है वहाँ के पुजारी जी बोल सकते हैं, इनको पूजा का यही देखते हैं। तो वहाँ के बारे में बताएगा। हमें लगता है कि यमुनोत्री 6 महीने जब बंद रहता है क्या होता होगा, वहाँ उस टाइम भी पूजा होती है, लेकिन कहाँ होती है तो ये भी अपने उनियाल जी आपको बताएंगे। क्या कुछ है जी बताइए। यमुना जी का जो प्रारूप है वो यमुनोत्री धाम जो मंदिर है जिसकी आप लोग फुटेज देखते हैं उससे भी 14 किलोमीटर आगे सप्त सरोवर नामक जगह से मामला की ये शीतल धारा निकलती है, जो वृंदावन, मथुरा, दिल्ली, प्रयागराज तक जाती है, जहाँ पर कली काल का कोई भी प्राणी यमुना जी के दर्शन नहीं कर सकता। तो जैसे भगीरथ महाराज ने पृथ्वी के जनमानस के कल्याण के लिए गंगा मैया को गौमुख धाम में अवतरित करवाया, गंगोत्री धाम में, उसी प्रकार इस यमुनोत्री धाम में भी जमुनी नामक ऋषि परशुराम जी के पिताजी, उनके यहाँ पर हजारों वर्षों तप करने से 14 किलोमीटर दूर से यमुना जी कलिंदगिरी पर्वत की गोद में शिला रूप में विराजमान है। तो यहाँ पर 6 मास यमुना जी की पूजा पद्धति की जाती है, और 6 मास यहाँ से 5 किलोमीटर नीचे यानी कि चट्टी के बगल में खड़साली कुशीमठ नामक ग्राम सभा, जो हमारी ग्राम सभा है, वहाँ पर यमुना जी को 6 मास वहाँ पर लेके जाते हैं और पूजा पद्धति वहीं पर जो है संपन्न की जाती है। यमुना जी के भाई शनि महाराज जी आराध्य देव है हमारे, जो आधिपतित्व करते हैं क्षेत्र का। उनके सानिध्य में यमुना जी 6 मास यमुनोत्री आती है और 6 मास शीतकालीन प्रवास खड़साली कुशीमठ में जो है विराजमान हो जाती है। वहीं पर पूजा पद्धति चलती है यमुना जी की शीतकालीन। करसाली में उनका मायका, मायका जी, करसाली में उनका यमुना जी का मायका माना जाता है कि यमुना जी का मायका है करसाली में। तो ये बोलते हैं 6 महीने यमुना जी मायके में रहती है, वहीं पे पूजा पाठ होता है। और 6 महीने शनि महाराज जी, उनके भाई शनि महाराज, उनका प्राचीन गढ़ है जिसका हमारे पास कोई इतिहास नहीं है उसका कोई। और यमुना जी का कोई इतिहास वगैरह? सूर्यपुत्री यमुना जी हैं और गोलोक वासनी है यमुना मैया, वैकुंठ धाम की है। तो ये सूर्यपुत्री हैं और शनि और यम की जो है बहन। तो कहा जाता है कि जो बल इस पगडंडी में आता है उसका शनि की 7.5 का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और शास्त्रों में वर्णित है, न जाति यम यातना भवति ते भयपानतः यमोपि भगनी सुतान कतुमंति दुष्टानपि तत्र दिव्यशीलानाम स्पर्शानि मुक्तिदायिनी कलो धर्म बीनाया पूजा दंड मानव। जिस प्रकार से आप लोग वैष्णो देवी जाकर वैष्णो माता की पिंडी देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो मूलभूत है, जब हरिद्वार से लोग यहाँ पैदल आते थे तो 1, 1.5, 2 महीना लग जाता था लोगों को यहाँ पर आने में। तो यहाँ पर हमारे पास कोई मूर्ति, कोई मंदिर नहीं हुआ करता था उस जमाने। तो यहाँ पर यमुना जी की पिंडी है जहाँ से गर्म धारा निकली है, और यमुना जी जो है पिंडी स्वरूप में विराजमान है यमुना। और कहा गया है कि तत्र दिव्यशीला नाम स्पर्शानि मुक्तिदायिनी, उसको स्पर्श नाम मात्र करने से इंसान को जो है मुक्ति मिलती है और यम त्रास से जो है मुक्त हो जाता है श्रद्धालु। और आजकल जैसे पितृ श्राद्ध चल रहे हैं, तो ये पितृ श्राद्ध के लिए यमुना जी सबसे उत्तम मानी गई है।
क्योंकि यम की बहन है। हमारे पुरखे या आपके पुरखे या हम या आप अपने कर्मों के अधीन से अगर यम पंथ में अटकते हैं तो यहाँ पर आने से हमारे पुरखे या आप लोगों के पुरखे यहाँ पर आते हैं तो यमुना जी अपने भाई यमराज को आदेश करती हैं और यम पंथ से जो है मुक्त करवा देती हैं। तो इसलिए ये पितृ श्राद्ध जो है विशेष रखा गया है यमुनोत्री धाम के लिए जी। तो ये भी दर्शकों अपने को एक नई बात पता चली कि पितर श्राद्ध जो करते हैं हम, तो श्राद्ध के लिए भी यहाँ पे अच्छा माना गया है कि यहाँ पे आके अगर पुण्य मिलता है और श्राद्ध से मुक्ति दिलाते हैं हमारे जो भी श्राद्ध हम करते हैं उसके लिए भी ये है। तो अच्छा लगा निहाल जी से मिलकर, काफ़ी जानकारी दी, हमें जानकारी नहीं पता थी, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होती है। तो इसी के साथ ही जय यमुना में जय माता राधे। अभी 2:30 बज गया और काफ़ी लंबा सफ़र, सुबह वहाँ से नाश्ता करके निकला 9 बजे और नीचे 11-12 बजे के आसपास नीचे था। 2-2.5 घंटे मेरे ऊपर आने लगे और यहाँ आने बाद चाय तो बनती है, गर्मा में चाय का मजा लेता है। उसके बाद करते हैं यमुना माता के दर्शन। हम पहुँच चुके हैं यमुनोत्री धाम, सामने यमुना माता के मंदिर के दर्शन आप कर रहे हैं। बारिश शुरू हो गई है, रेनकोट वगैरह डाल लिए, बैक पे पॉलिथीन लगा लिए। तो चलिए फटाफट जाके दर्शन करते हैं। दोस्तों यमुनोत्री धाम का ये तप कुंड है, यहाँ पे गर्म पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे स्नान करने के बाद तभी मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखाते हैं। गर्म पानी, चलो हम भी स्नान करते हैं। एक घोड़ों में भैया कैमरा बंद करिए। चलिए जिन्होंने दर्शन कर लिया आगे बढ़ते रहिए, दर्शन करिए और आगे बढ़ते रहिए, प्रसाद लो और आगे बढ़िए। चलिए खड़े मत रहिए, चलिए आगे बढ़ते रहिए। तो मामना ने अपने पिताजी की तपस्या की यहाँ पर बैठे, आज आप बैठे, हम बैठे, न जाने कितने लोग बैठे। कहा हे पिताजी, दुर्गम पर्वत शिखर निवासनी दुर्गति नाशनी सूर्य से, मैं आपकी पुत्री हूँ और कलिक काल में जो दुर्गति है, जो पाप है, उसको नाश करने वाली मैं सूर्य पुत्री हूँ। जो श्रद्धालु यहाँ पर आएगा तो मेरा क्या तेज, मेरा क्या पाप हो जाएगा। तो सूर्यपान ने क्या कहा, यमुनाया पूर्व भागेशु सूर्य कुंडम में स्मृते तत्र स्नान मात्रेण सूर्यलोकेन भवेन। ये बेटी आपके पूर्व भाग में सूर्य कुंड विराजमान है, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा इस कुंड में जो है चावल, आलू, दाल, पूरी, प्रसादी बनाई जाती है। 200 वर्ष पहले बनाते थे और आज भी बनाते हैं। तो लोग खाते थे, फिर यहाँ से गंगोत्री की यात्रा को जो है संपन्न किया करते। आज तो होटल है बाबू जी, जगह जगह पड़ाव का होटल है, लोग खाते हैं चलते हैं। पहले इस कुंड में बनाया करते थे। ये सूर्य की 7 किरणों में से एक किरण यमुना जी को जो है दान में मिली। 7 किरणों में से एक किरण यमुना जी को दान में मिली। दोस्तों जब हम यमुनोत्री में थे तो भीड़ ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हमें आराम से माँ यमुना के दर्शनों का मौका मिला। दर्शन करने के बाद हमने दोबारा अपना सामान पैक किया और दोबारा जानकी चट्टी की तरफ निकल पड़े, क्योंकि हमारे पास समय कम था और सफ़र ज़्यादा बाकी था। जैसे हम नीचे जा रहे थे तो रास्ते में इस तरह के नज़ारे भी देखने को मिलते थे। मंदिर लेके जा रहे इसको पालकी। इस तरह की डोली आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो। लोग अपने मंदिरों से मूर्ति प्रतिष्ठा को साथ लेकर जाते हैं और वहां पे पूजा अर्चना करके वापस मंदिरों में डोली को लेकर आते हैं। जहां जहां से ये डोली गुजरती है, स्थानीय लोग भी इनकी पूजा के मौके को नहीं छोड़ते।
इन पावन नजारों के दर्शन करते हुए, घाटी के ऐसे सुंदर नजारे दिल में समेटते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। यह नजारा जानकी चट्टी का था, जो मेरी अभी पैदल की मंजिल थी। मैं धीरे धीरे पैदल चलते हुए ऐसे नज़ारों का आनंद लेते हुए जानकी चट्टी की तरफ बढ़ रहा था। अभी हमें पैदल जानकी चट्टी तक पहुंचना था। मैं ऐसे धीरे धीरे चलते हुए 2 घंटे में जानकी चट्टी पहुंचा। वहां से आगे का सफर बारकोट का 45 किलोमीटर का सफर, लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे का सफर और बाकी था। आज रात हम बरकोट में विश्राम करेंगे और सुबह गंगोत्री के लिए निकलेंगे।